वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको बताएं कि हेड कोच आकिब जावेद ने कहा है कि टीम में सारी चीजें बाहमी मुशावरत से होती हैं। कोच और कप्तान सिलेक्शन कमेटी के साथ मिलकर फैसले करते हैं। कौमी क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी की न्यूज कॉन्फ्रेंस के दौरान हेड कोच आकिब जावेद ने कहा कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में वनडे सीरीज जीता। मैं भी 3 से 4 माह कोच रहा। सिलेक्शन के बाद कोच को भी साथ बिठाया जाता है। आकिब जावेद ने कहा कि मकसद होता है बेहतरीन टीम सिलेक्ट हो। वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी वो नहीं आ सकी। वर्ल्ड कप के लिए हमें बहुत उम्मीद थी, लेकिन वैसे नताइज नहीं आए। उम्मीद थी वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंचेंगे, लेकिन ऐसा ना हो सका। इन्होंने कहा कि नेशनल टी20 टूर्नामेंट वर्ल्ड कप से पहले होना चाहिए था। सिलेक्टर्स नेशनल टी20 टूर्नामेंट में खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस देख रहे हैं। इन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट 3 तरह की है। किसी को एक परफॉर्मेंस पर टीम में शामिल नहीं कर सकते और ना निकाल सकते हैं। मैच के लिए कंडीशन के मुताबिक कोच और कप्तान ही खिलाड़ियों का इंतखाब करते हैं। आकिब जावेद ने कहा कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि फखर जमान अनफिट हैं, इंक्वायरी करवा रहे हैं। सिलेक्टर्स को ये मालूम होना चाहिए कि कौन सा खिलाड़ी अनफिट नहीं और वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल है। It's not about personal ego. ना ये सिर्फ ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट एक बंदे की ज़िद के ऊपर या एक बंदे के जो कॉन्ट्रैक्ट है या जो भी उससे मामला तय होते हैं उसके ऊपर हम सारे हाथ बांध के बैठ जाए। तो तब भी यही फैसला हुआ कि नहीं, फिर अगर सिलेक्शन कमेटी सारी मिलके अगर चाहती है कि इवन ड्यूरिंग द सीरीज़ भी कि कोई अगर पॉलिसी है कि हम इस सीरीज़ को कैसे जीते, तो फिर तब भी ये कहा कि जो भी 11 भी बनेगी तो उसमें भी सिलेक्शन कमेटी शामिल होगी। तो तब से लेके इंग्लैंड सीरीज़ भी हुई, फिर ऑस्ट्रेलिया में जो सीरीज़ हुई जो कि पाकिस्तान जीता भी वनडे सीरीज़, उसके बाद 11 भी जो थे, हर मैच चाहे वो अवे है चाहे वो होम है, वो सिलेक्शन कमेटी के साथ मिलके कोच और कैप्टन डिसाइड करते थे। बीच में मैं भी 3-4 महीने कोच बना, तो जहाँ भी जाते थे, साउथ अफ्रीका में गए, फिर चैम्पियंस ट्रॉफी हुई, तो सारी जो 11 थी प्लेइंग 11 वो भी सिलेक्शन कमेटी के साथ मिलके होती थी। इनफैक्ट जब फिर हमने कोच जो लाना ही था, एक प्रोफेशनल कोच लाना था, तो उसको जब आए तो उसके साथ ये था कि देखिए, हम नहीं चाहते कि कोई भी बंदा अगर काम करने आता है फुली उसको फ्रीडम मिलना चाहिए, पूरा उसको हक है कि वो अपनी टीम जो है वो बनाए। तो उसके साथ अंडरस्टैंडिंग हमेशा से यही थी कि हम 20 प्लेयर एट टाइम्स 18 प्लेयर्स, इस सीरीज़ से पहले हमने उसको 21 प्लेयर्स दिए हैं, ये जो अभी बांग्लादेश वाली है, हम सिलेक्शन, और उसमें भी हम हमेशा कोच को साथ बिठाते हैं कि आप जो 20 में भी आपकी इनपुट आए। मकसद ये है कि ये नहीं है कि हमारी मर्जी या उसकी मर्जी, मकसद ये है कि आपकी जो बेस्ट टीम है वो सिलेक्ट हो। तो अब होता ये कि टाइम्स मैं देखता हूँ कि लोग जो है वो एक पर्सनल अटैक लोगों को करते हैं। इससे हम बिल्कुल नहीं पीछे हट रहे कि जो परफॉर्मेंस आनी चाहिए थी वर्ल्ड कप में वो नहीं आई। बट आगे ये है कि आगे एक पॉलिसी के ऊपर डिस्कशन हो रही है। जब आप कोच वापस आएंगे तो उनके साथ बैठेंगे कि ये इस तरह से, अब अगर आप कोचेस को और सिलेक्टर्स को मिल के अगर 15 की टीम बन जाए तो दैट इज़ बेटर वे, क्योंकि आप 20 की टीम उनको स्क्वाड देते हैं, उसमें वो 15 सेलेक्ट कर लेते हैं, देन वो जो लोग हैं उनको समझ नहीं आती कि अब ये तोपों का रुख करना किस तरफ है। बट आई थिंक कि वो आएंगे तो फिर उनसे डिस्कस करके फ्यूचर का प्लान बनाएंगे। दूसरी जानिब चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी से सिलेक्शन कमेटी के अरकान की मुलाकात हुई, जिसमें क्रिकेट से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। जराये के मुताबिक मोहसिन नकवी ने सिलेक्शन कमेटी को मशवरा दिया कि वो अपने इख्तियारात का मुकम्मल और आजादाना इस्तेमाल करें और बगैर किसी दबाव के ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारियां अदा करें। मोहसिन नकवी का कहना था कि तनकीद बराए तनकीद की परवाह न की जाए और फैसले मेरिट की बुनियाद पर किए जाए। चेयरमैन पीसीबी ने सिलेक्शन कमेटी को यकीन दिलाया कि उन्हें मुकम्मल हिमायत हासिल होगी और बोर्ड इनके फैसलों के साथ खड़ा होगा। इस मौका पर सिलेक्शन कमेटी के अरकान मिसबाह उल हक, सरफराज अहमद, असद शफीक और आकिब जावेद ने एतमाद के इजहार पर चेयरमैन पीसीबी का शुक्रिया अदा किया।
पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ने कहा कि अफगान तालिबान की पाकिस्तान में खौफ फैलाने की कोशिश नाकाम बना दी है। ISPR के मुताबिक 13 मार्च को अफगान तालिबान ने पाकिस्तान पर ड्रोन हमले किए। ड्रोन को हदफ तक पहुंचने से पहले मार गिराया। मलबा गिरने से कोयटा में 2 बच्चे जख्मी हुए, जबकि कोहाट और रावलपिंडी में भी एक शहरी जख्मी हुआ। ISPR ने बताया कि हमले अवाम में खौफ फैलाने की अफगान तालिबान की नापाक कोशिश है। अफगान तालिबान के इश्तियाल अंगेजों के सामने पाकिस्तान नहीं झुकेगा। अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी नाकाबिले बर्दाश्त और नाकाबिले कबूल है। पाक फौज के तर्जुमान इदारे का मजीद कहना था कि अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दी और इसकी तमाम शक्लों के खिलाफ साबित कदमी से लड़ती रहेंगी। पाकिस्तानी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम जारी रहेगा। ऑपरेशन ग़ज़ब-उल हक़ दहशतगर्दी के खात्मे तक जारी रहेगा। वज़ारत इत्तलात और नशियात दहशत गर्द तंजीम FAK के 2 इब्तिदाई नौइयत के ड्रोन्स जिन्हें अफगान तालिबान हुकूमत की सरपरस्ती हासिल थी को पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेसर्स के जरिए कामयाबी से मार गिराया। वज़ारत इत्तलात और नशियात के मुताबिक इन ड्रोन्स के गिरने से पैदा होने वाले मलबे की वजह से मामूली नुकसान के अलावा किसी फौजी या दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तालिबान हुकूमत के दावों के हक में हमेशा की तरह कोई काबिल तस्दीक सबूत मौजूद नहीं। आपको बताएं, ताहम ये दावे इस बात को वाज़े करते हैं कि वो दहशतगर्दी के एक मरकजी प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रही है। वज़ारत इत्तलात का कहना है कि तालिबान हुकूमत मुतअद्दिद दहशतगर्द तंजीमों को पनाह और मामलत फ्राहम कर रही है, जिनमें भारतीय हमायत याफ्ता ग्रुप्स FAKK-F और FAH भी शामिल हैं। तालिबान हुकूमत के सरकारी सोशल मीडिया अकाउंट, जिनमें ये नाम नेहाद वज़ारत दफा का अकाउंट भी शामिल है, बाकायदगी से जाली खबरों और प्रोपोगंडे को फ़रोग़ देने के लिए जाने जाते हैं। वज़ारत इत्तलात के मुताबिक हाल ही में इन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारे मार गिराने और पायलट को गिरफ्तार करने जैसे बेबुनियाद दावे किए थे, जिन्हें बाद में शर्मिंदगी के साथ हज़फ कर दिया गया। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा कि अफगानिस्तान से दहशतगर्दों के ड्रोन हमले की शदीद मजम्मत करते हैं। अफगानिस्तान तालिबान हुकूमत दहशतगर्दों की सरपरस्ती खत्म करे। लाहौर से जारी बयान में लियाकत बलोच ने कहा कि ईरान पर हमले अमरीका इसराइल की बर्बादी का बायस बन रहे हैं। ईरानी अवाम के जज्बे अमरीका इसराइल के खिलाफ कोहे हिमालय से बुलंद है। कौमी इदारों के मजदूर मुत्तहिद हो जाएं। कौमी इदारों की फरोख्त नहीं बहाली जरूरी है। विफाक और सूबे गंदम के काश्तकारों का तहफ़्फ़ुज़ ज़राअत को तबाही से बचाएं। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया है। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की मौजूदा कीमतें आइंदा मुद्दत के लिए बरकरार रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वजीर आज़म की हदायत पर पेट्रोलियम डिवीजन की जानिब से जारी किए गए नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की फी लीटर कीमत 321 रुपए 17 पैसे पर मुकर्रर की गई है। इसी तरह हाई स्पीड डीजल भी 335 रुपए 86 पैसे फी लीटर की मौजूदा कीमत पर ही फरोख्त किया जाएगा। हुकाम के मुताबिक आलमी मंडी में कीमतों के रुझान और मुल्की माशी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए पेट्रोल मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला किया गया है। उधर ईरान के अपनाए हमस को बंद रखने के ऐलान के बाद अमेरिका के B-2 बमबार तैयारे ईरान की जानिब रवाना हो गए हैं, जबकि मशरिक वस्ता में मजीद अमरीकी फौज भेजने का भी ऐलान किया गया है। जबकि ईरान ने ट्रंप का दावा मुस्तरद करते हुए कहा कि खाक जरीजे पर तेल तंजीबात महफूज हैं। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में सेंटकॉम ने कहा कि B-2 बमबार तैयारे रवाना करने का मकसद तवील फासले से हमला करके न सिर्फ ईरानी हुकूमत से लाहक खतरे को खत्म करना है, बल्कि मुस्तकिल में इसकी दोबारा ताकत बहाल करने की सलाहियत को भी खत्म करना है। इराकी हुकाम ने बताया कि इराकी दारुल हुकूमत बगदाद पर हमलों का सिलसिला जारी है। अमरीकी सिफारत खाने पर मिसाइल हमला हुआ है। इराकी हुकाम के मुताबिक हमले के बाद सफारत खाने के अहाते में धुआं उठता देखा गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आज अमरीकी फौज ने ईरान के खाक जजीरे और फौजी अहदाफ पर मशरिक वस्ता की तहरीक के ताकतवर तरीन हमले किए। ट्रूथ सोशल पर जारी बयान में अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान के ताज जेवर खाक जजीरे में हर फौजी हदफ को मुकम्मल तौर पर मिटा दिया गया है। हमारे हथियार सबसे ज्यादा ताकतवर और नफीस हैं। एक बयान में अमरीकी सदर का कहना था कि अपनाए हरमज में अमरीकी नेवी जल्द जहाजों को तहफुज देगी। ईरान में अमरीका और इसराइल के मकासद मुख्तलिफ हो सकते हैं, जब तक जरूरत हुई जंग जारी रहेगी। अमरीकी सदर का मजीद कहना था कि ईरानी फौज और इस दहशतगर्द हुकूमत में शामिल दीगर तमाम अफराद के लिए अक्लमंदी होगी कि वो अपने हथियार डाल दें।
ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि ईरान अपनी खुद मुख्तारी और इत्तेहाद का दिफा जारी रखेगा और किसी बैरूनी दबाव के सामने नहीं झुकेगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने इसराइल और अमेरिका पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि अमेरिका और इसराइल ईरान को कमजोर और तकसीम करना चाहते हैं। ईरान के खिलाफ जारी जंग का मकसद मुल्क को अंदरूनी तौर पर तोड़ना है। ईरानी सदर का कहना था कि खित्ते के बड़े इस्लामी ममालिक को भी निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिका और सियानी हुकूमत के खतरनाक अज़ाइम बाज़े हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हमागीर दिफा की तैयारियों के साथ अवामी अमूर मुनज़्ज़म करना हुकूमत की तरजीह है। तमाम हुकूमती इदारों के दरमियान ताउन, हमदर्दी और शिरकत जरूरी है। इस्लामी इनकलाब के सुप्रीम लीडर की हिमायत हुकूमत के लिए एक बड़ा असासा है। इसके साथ साथ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के अफसरदा यूरेनियम रूस मुंतकिल करने की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की पेशकश मुस्तरद कर दी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन की पेशकश तेहरान के खिलाफ जंग के खात्मे के मुआहदे का हिस्सा थी। रूसी सदर ने अमेरिकी सदर को पेशकश रवां हफ्ते फोन कॉल पर की थी। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना था कि ईरान की 60% अफसरदा यूरेनियम को रूस मुंतकिल कर दिया जाएगा ताकि जंग खत्म की जा सके। ताहम सदर ट्रंप ने यह पेशकश कबूल करने से इनकार कर दिया। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान, अमेरिका, जंग पर यूरोप ने जो मौक़िफ़ अपनाया वो काबिल अफसोस है। एक बयान में ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि यूरोपीय ममालिक ने ईरान के खिलाफ जंग की हिमायत करके ये समझा था कि उन्हें यूक्रेन के मामले पर ज्यादा हिमायत मिलेगी, लेकिन इसके बरक्स इस तनाज़े के नतीजे में रूसी तेल की बरामदात पर आयद पाबंदियों में नरमी हो गई। उन्होंने कहा कि स्पेन और चंद दीगर ममालिक के अलावा ज्यादातर यूरोपीय ममालिक और यूरोपीय यूनियन ने ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमले के बाद ईरानी हुकूमत को ही तनकीद का निशाना बनाया। हालांकि कानूनी माहिरीन के मुताबिक हमला गैर कानूनी था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पैगाम में अब्बास अराग़ची ने लिखा कि यूरोप को यह उम्मीद थी कि ईरान के खिलाफ गैर कानूनी जंग की हिमायत के वो रूस के खिलाफ अमेरिका की हिमायत हासिल कर लेगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि कांग्रेस रुकन यूजीन विंडमैन और साबिक फौजी अफसर ने इल्जाम आयद किया कि अमरीकी वज़ीर दिफा पैट हेग्सेथ का ईरान जंग में नो क्वार्टर ऑर्डर्स गैर कानूनी है। एक बयान में अमरीकी कांग्रेस रुकन यूजीन विंडमैन ने कहा कि नो क्वार्टर ऑर्डर का मतलब है कि किसी भी दुश्मन को कैदी नहीं बनाया जाएगा और सबको हलाक किया जाएगा, हत्ता कि वो जो हथियार डालने की कोशिश कर रहे हों। उन्होंने कहा कि नो क्वार्टर ऑर्डर जंग के कवानीन और जेनीवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। पेंटागन चीफ गैर कानूनी ऑर्डर जारी करने का एक रुझान कायम कर रहे हैं। मैंने सैकड़ों फौजियों को जंग के कवानीन की तरबियत दी है। हमारे फौजी इन कवानीन पर अमल करने के पाबंद है। यूजीन विंडमैन ने मजीद बताया कि हेग्सेथ ने पहले कहा था कि उन्होंने अहकाना कवायद नरम कर दिए हैं क्योंकि जंग में सिविलियन हलाकतें बढ़ रही हैं। स्पीकर एलानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकर कालीबाफ ने कहा है कि जंग तब तक जारी रहेगी जब तक अमेरिका और इसराइल को इस पर पछतावा न हो। सोशल मीडिया जारी बयान में स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मोहम्मद बाकर कालीबाफ ने कहा कि ट्रंप को नेतन्याहू ने जंग में फंसाया। नेतन्याहू ने धोखा देकर जंग शुरू करवाई और अब वो इसके कंट्रोल में अमल कर रहा है। इन्होंने कहा कि जो बड़ा जुर्म इन्होंने किया है इसके हवाले से ईरान अब अमेरिका और सियोनी हुकूमत में कोई फर्क नहीं समझता। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट का ये बयान ईरान की जानिब से अमेरिकी और इसराइल मौक़िफ़ पर सख्त तनकीद और कशीदगी के इजहार के तौर पर सामने आया है। साबिक अमरीकी सफीर एलियोट अब्राहम्स ने कहा कि ट्रंप मुमकिन तौर पर 2 हफ्तों में जंग खत्म कर सकते हैं। ईरान में जारी जंग खत्म करने के लिए ट्रंप के पास 2 इख्तियारात हैं। अमरीकी टीवी को दिए गए इंटरव्यू में साबिक अमरीकी सफीर एलियोट अब्राहम्स ने कहा कि या तो हुकूमत के खिलाफ किसी किस्म की बगावत होगी या 1-2 हफ्तों में सदर ट्रंप ऐलान कर देंगे कि जंग खत्म हो रही है। उन्होंने मजीद बताया कि जंग के खात्मे पर कहा जाएगा हमने जो अहदाफ तय किए थे वो मुकम्मल हो गए हैं, अब ये खत्म हो चुका है। ज्यादा इम्कान यही है कि वो बस जंग खत्म कर देंगे। अताली हुकाम ने इटली की इराक के शहर अरबील में नेटो बेस पर हमले की तस्दीक कर दी। अतालवी वज़ीर दिफा का कहना है कि अतालवी फौजी महफूज मुकाम पर थे, जानी नुकसान नहीं हुआ। इराक से अतालवी फौजियों की मुंतकिली का अमल जारी है। 102 एहलकार इटली वापस पहुंच गए हैं। इन्होंने मजीद बताया कि 40 एहलकार उर्दन मुंतकिल किए गए हैं, जबकि बाकी एहलकारों को जमीनी रास्ते से तुर्की के जरिए निकालने का मंसूबा है। फौजियों की मुंतकिली आर्जी इक़दाम है, मुकम्मल इनखला नहीं।
لبنان کی مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کے رہنما نعیم قاسم نے کہا کہ حزب اللہ نے خود کو اسرائیل کے خلاف ایک طویل جنگ کے لیے تیار کر لیا ہے۔ ٹی وی پر خطاب کرتے ہوئے لبنان میں ایرانی حمایت یافتہ گروہ حزب اللہ کے رہنما نعیم قاسم نے کہا کہ اسرائیل کو جنگ کے میدان میں حیرت ہوگی۔ خیال رہے کہ حزب اللہ کا 2 مارچ سے اسرائیل کے ساتھ حملوں کا تبادلہ جاری ہے۔ حزب اللہ نے ایرانی رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنائی کی موت کے بعد اسرائیل پر فضائی حملے کیے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ مشرق وسطی میں جاری ایران، امریکہ اور اسرائیل تنازع کے باعث بیرنٹ کروڈ آئل کی قیمت پھر سے $100 فی بیرل سے تجاوز کر گئی۔ مشرق وسطی میں کشیدگی نے خام تیل کی قیمتوں کو خطرناک حد تک بڑھا دیا۔ امریکہ، اسرائیل اور ایران کے درمیان جاری جنگ کے باعث عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں مزید اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ برانڈ کروڈ آئل کی قیمت میں 3% اضافہ ہوا ہے۔ نئی قیمت $103.29 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی خام تیل WTI کی قیمت میں $3.71 کا اضافہ ہوا، جس کے بعد نئی قیمت تقریباً $99 فی بیرل ہو گئی۔ محکمہ موسمیات نے آج رات سے 16 مارچ تک لاہور سمیت پنجاب کے دیگر اضلاع میں بارشوں کی پیش گوئی کر دی۔ لاہور میں گرمی کی شدت میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ ہوا چلنے کی رفتار 8 کلومیٹر فی گھنٹہ ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ بارش سے درجہ حرارت میں واضح کمی کے امکانات ہیں۔ ماہرین نے بارش سے درجہ حرارت میں 3 سے 4 ڈگری کمی کا امکان ظاہر کیا ہے۔ دوسری جانب آزاد جموں کشمیر کے بیشتر علاقوں میں آج رات سے بارشوں کا الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے مطابق آج سے 16 مارچ تک وقفے سے بارش کا امکان ہے، جبکہ بالائی علاقوں کے شاہراہوں پر بارشوں کے دوران لینڈ سلائڈنگ کا بھی خدشہ ہے۔ SDMA نے بارشوں کے دوران مسافروں کو بالائی علاقوں کے غیر ضروری سفر سے اجتناب کی ہدایت کی ہے۔ کراچی کا علاقہ سندھی گوٹ میں رینجرز نے کارروائی کرتے ہوئے چانڈیو گینگ کے سرگنا سمیت 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ترجمان رینجرز کے مطابق گرفتار ملزمان میں رجب عرف راجو، منیر علی چانڈیو عرف منو اور عبد الجبار عرف باقر شامل ہیں۔ گرفتار ملزمان سے موٹر سائیکل، جعلی نمبر پلیٹس اور نقدی برآمد کر لی گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ ملزمان شاہ لطیف ٹاؤن، قائد آباد، اسٹیل ٹاؤن اور گلشن حدید سمیت مختلف علاقوں میں وارداتوں میں ملوث ہے۔ علاوہ ازیں گرفتار ملزمان اسٹریٹ کرائم کے ساتھ اسٹیل مل سے لوہا اور تانبا چوری میں ملوث رہے۔ اسی پر جانیں گے احمد علی، نمائندہ خصوصی کراچی سے۔ جی آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، کراچی کے علاقے سندھی کوٹ میں رینجرز نے کارروائی کرتے ہوئے چاندیو گینگ کے سرغنہ سمیت 3 ملزمان کو گرفتار کیا ہے۔ رینجرز کے مطابق گرفتار ملزمان میں راہب اور راجو، منیر علی چانڈیو اور منو، عبد الجبار اور باقر شامل ہیں۔ جو گرفتار ملزمان ہیں ان کے قبضے سے موٹر سائیکل، جعلی نمبر پلیٹس اور نقدی برآمد بھی کر لی گئی ہے۔ اس کے علاوہ رینجرز کا کہنا تھا ملزمان شاہ لطیف ٹاؤن، قائد آباد، اسٹیل ٹاؤن اور گلشن حدید سمیت مختلف علاقوں میں وارداتوں میں ملوث تھے۔ گرفتار ملزمان جو ہے ان کے خلاف متعدد تھانوں میں اسٹریٹ کرائم کے جو ہے اور اسٹیل مل سے لوہا تانبا چوری کرنے کے بھی مقدمات درج ہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہنا تھا ملزمان عادی مجرم ہیں اور اس کے علاوہ ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ جی، ملزمان کو مزید قانونی کارروائی کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ احمد علی، بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کا۔ CCD اور پولیس کے مشترکہ آپریشن میں اہلکار اکرام کو شہید کرنے والے 4 ملزمان مبینہ مقابلے میں مارے گئے۔ CCD کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں 2 بھائی اور ان کا والد بھی شامل ہے۔ ہلاک ملزمان میں احتشام، عمر اویس اور عبدالقیوم کے نام شامل ہیں۔ ملزمان قتل، ڈکیتی اور منشیات کے متعدد مقدمات میں اشتہاری تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ملزمان عرصہ دراز سے پولیس کو مطلوب تھے۔ چند روز قبل ملزمان کو گرفتاری کے لیے چھاپا مارا گیا تو ملزمان نے ایک پولیس اہلکار کو شہید اور دوسرے کو زخمی کر دیا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے محفوظ پنجاب ویژن کے تحت جدید ٹیکنالوجی اور سیف سٹی کیمروں کے مؤثر استعمال سے ڈکیتی، چوری، سنیچنگ اور دیگر پراپرٹی جرائم کی شرح میں نمایاں کمی ہوئی۔ مجموعی طور پر جرائم کی شرح میں 74% تک کمی ریکارڈ ہوئی۔ مزید رپورٹ کر رہے ہیں نمائندہ لاہور نعیم انور۔ CCD اور سیف سٹی کی مشترکہ سمارٹ پولیسنگ حکمت عملی کے باعث شہر میں امن و امان کی صورتحال میں واضح بہتری آئی ہے۔ جدید مانیٹرنگ اور ڈیجیٹل نگرانی کے نظام نے
जराइम की रोकथाम में अहम किरदार अदा किया। अदाद शुमार के मुताबिक लाहौर में डकैती, चोरी, स्नैचिंग और दीगर प्रॉपर्टी जराइम में नुमाया कमी देखने में आई है। सेफ सिटी लाहौर के मौसर मॉनिटरिंग सिस्टम के बायस शहर में मजमूई तौर पर जराइम की शरह में तकरीबन 74% तक कमी रिकॉर्ड की गई। जनवरी 2025 में जराइम के 4,272 केसेस रिपोर्ट हुए थे, जबकि फरवरी 2026 में ये तादाद कम होकर सिर्फ 1,108 रह चुकी है। मार्च 2025 में जराइम की तादाद 4,522 थी, जो बातदरीज कम होते हुए दिसंबर 2025 में 1,264 तक आ चुकी है। हुकाम ने कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी, डाटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से पुलिसिंग को मजीद मुअस्सर बनाया जा रहा है। सेफ सिटी कैमरों और डिजिटल मॉनिटरिंग के जरिए मुजरिमान की बरवक्त निशानदही और गिरफ्तारी मुमकिन बनाई जा रही है, जिससे शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को मजीद मजबूत बनाया गया है। तर्जुमान के मुताबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत की रोशनी में सेफ सिटी मंसूबे को तहसील की सतह तक तोसी दी जा रही है, ताकि जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए सूबा भर में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और अमन व अमान की सूरत हाल को मजीद बेहतर बनाया जा सके। जराइम के खिलाफ हुकाम की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी और सेफ सिटी मंसूबे के दायरा कार में मजीद तोसी से न सिर्फ जराइम की रोकथाम मुमकिन होगी, बल्कि आवाम के तहफ़्फ़ुज़ को भी मजीद यकीनी बनाया जा सकेगा। कैमरा टीम के साथ नईम अनवर, टीवी टुडे, लाहौर। न्यूज स्टूडियो में यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा।